नंबर 1 है एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक। बेसिकली आपको सेशन नंबर 1 में सिनेरियोज और गोल सीक के बारे में डिटेल में समझना है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये आपका वर्कशीट पर डिपेंडेंट है, यानी कि जो भी कंसेप्ट आप यहाँ पे पढ़ेंगे सारे कंसेप्ट्स आपके वर्कशीट के होंगे, तब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहला टॉपिक आपका दिया गया है कंसोलिडेटिंग डेटा। दोस्तों कंसोलिडेटिंग डेटा का मतलब होता है जब आप डेटा को अलग अलग जगह से गैदर करते एक जगह पर और उसको आप एक सिंगल वर्कशीट में बनाते हैं, तब उसे कंसोलिडेटिंग डेटा कहते हैं। मान के चलिए आपके पास अलग अलग वर्कशीट है, उन सारे वर्कशीट के डेटा को अगर आप एक जगह कंबाइन करते हैं एक सिंगल मास्टर वर्कशीट में और सारे डेटा का कॉम्बिनेशन होकर के ये आपका एक नया मास्टर वर्कशीट बना, तो आप इसे कहेंगे डेटा कंसोलिडेशन। इसको अगर आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से लिख दीजिएगा, डेटा कंसोलिडेशन अलाउज यू टू गैदर टुगेदर योर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। अलग अलग वर्कशीट से अगर आप डेटा एक जगह एक सिंगल मास्टर वर्कशीट में लाते हैं उसे ही हम कहते हैं कंसोलिडेटिंग डेटा। तो बहुत ही आसान था दोस्तों। इसे करते कैसे है, इसे करने का बहुत ही इजी तरीका है। डेटा मेन्यू में जाएंगे, वहां पे कंसोलिडेशन ऑप्शन देता है, उस ऑप्शन को अगर आप क्लिक करते हैं उसके बाद आप उस सारे डेटा को कंसोलिडेट कर देंगे, यानी कि एक मास्टर वर्कशीट में ले आएंगे और सारे डेटा का समरी आपका एक सिंगल मास्टर वर्कशीट में आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान कंसेप्ट था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग सबटोटल्स। सबटोटल्स एक फंक्शन होता है जो कि मैथमेटिकल कैटेगरी के अंडर आता है और ये फंक्शन को यूज करने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है, वहां पर फंक्शन आपका एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप सबटोटल फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो सबटोटल होता है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, इस वजह से इसको आप डेटा मेन्यू में से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जानते हैं सबटोटल का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि नाम है सब टोटल, इसका मतलब होता है ये बेसिकली आपको टोटल करता है या तो ये ऐड करता है, यानी कि जो डेटा आपका दिया गया अरेंज किया गया डेटा आपका, उन सारे डेटा को अगर आपको ऐड करना है तो आप सब टोटल फंक्शन लगाएंगे और सारे डेटा को ये ऐड कर देगा। ठीक है, सेल वाइज ऐड करेगा या रो वाइज या कॉलम वाइज, तो ये सारे डेटा को ऐड कर देगा। तो इसका फंक्शन होता है टोटल करना या ऐड करना। अगर आप इसे फंक्शन को यूज करते हैं फिर आप ओके क्लिक करते हैं तो कैल्क जो फंक्शन होता है वो अपने आप एग्जिस्ट करेगा और कैल्क क्या करेगा, जो सब टोटल हुआ है उसको भी ऐड करके लास्ट में आपका ग्रैंड टोटल बना देगा। ठीक है, जैसे कि आपने सब टोटल में से यहाँ पे कुछ वैल्यूज को ऐड किया, यहाँ वैल्यूज को, और ये दोनों वैल्यू को ऐड करके ये आपका ग्रैंड टोटल बन जाएगा। तो ये आपका सब टोटल का फंक्शन होता है कि बेसिकली डेटा को ऐड करना। ठीक है, नेक्स्ट है सिनेरियोज। सिनेरियोज एक बहुत ही यूजफुल टूल है। इसका बेसिकली काम होता है व्हाट इफ क्वेश्चन को। व्हाट इफ का मतलब क्या होता है, अगर होता है तो, हिंदी में बोलेंगे अगर होता है तो, यानी कि ये एक तरह का कंडीशन है। आप किसी डेटा में कुछ कंडीशंस को लगा देते हैं, जैसे आप कुछ फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला में आपने कुछ कंडीशन लगा दिया कि जैसे कि आपका एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखे है, ठीक है, और आपने कंडीशन लगा दिया कि अगर इंटरेस्ट रेट 15% से ज़्यादा होता है तो फिर आपका ये फंक्शन काम करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपने एक सिनेरियो लगाया व्हाट इफ क्वेश्चन का कि अगर होता है तो आपका नेक्स्ट फंक्शन काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो होता है व्हाट इफ क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपको जानना है कि सिनेरियोज को क्रिएट कैसे करते हैं। तो आपको बस बेसिकली टूल्स मेन्यू में जाना है और टूल्स में आपको सिनेरियोज मिल जाएगा और आप वहां पर व्हाट इफ के कंडीशन को लगा सकते हैं। बेसिकली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनेरियो का वर्क क्या होता है, तो आप बेसिकली आराम से लिख सकते हैं कि सिनेरियोज आर द टूल्स टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। व्हाट इफ क्वेश्चन को टेस्ट करने के लिए आप सिनेरियोज को यूज करते हैं। नेक्स्ट है गोल सीक ऑप्शन। दोस्तों गोल सीक ऑप्शन जो होता है वो सिनेरियोज का जस्ट ऑपोजिट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि ये आपका रिवर्स में काम करता है। जैसे कि आपने कोई
फंक्शन लगाया व्हाट इफ में, तो व्हाट इफ में फंक्शन लगाने के बाद अगर आप गोल सीक का यूज़ करते हैं तो ये क्या बताता है कि आपने जो लिखा है I इज इक्वल टू PRT, मान के चलिए आपने कोई फॉर्मूला लिखा है, तो आपने तो व्हाट इफ का कंडीशन सिनेरियो से लगाया, लेकिन गोल सीक का काम होता है कि ये आपको बताएगा कि कौन सा वैल्यू डालने पर आपका रिजल्ट आएगा, आंसर। ठीक है, व्हाट इफ में उल्टा जाएंगे, हम लोगों को वैल्यूज डालेंगे उसके बाद रिजल्ट मिलेगा, और गोल सीक में आपको वो खुद बताएगा कि कौन कौन से वैल्यूज इसमें डालने से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका रिवर्स में काम करता है। बेसिकली आपको लिखना क्या है, यूजिंग गोल सीक ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू यू कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट। जैसे कि आपका I इज इक्वल टू PRT, आपने एक फंक्शन लगाया, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि आपका जो आंसर है वो आप लाना चाहते हैं 15%, तो कौन सा वैल्यू डालेंगे तो 15% आएगा, तो आप क्या करेंगे, गोल सीक ऑप्शन को लगाएंगे। तो गोल सीक ऑप्शन आपको एग्जैक्टली वही वैल्यूज बताएगा जिसके वजह से आपने जो आंसर चाहा 15% वो आपको बता देगा। तो ये आपको बेसिकली वो वैल्यूज बताता है जिस वैल्यू के वजह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, वही वैल्यूज बताएगा जिसकी वजह से आपका आंसर आएगा। ये आपका गोल सीक का काम होता है। गोल सीक को आप कैसे यूज़ करेंगे, टूल्स मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पर आपको गोल सीक ऑप्शन मिलेगा, और ये बेसिकली क्या करता है, रिवर्स करता है यूजुअल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मूला। आपको पता होगा कि कोई फॉर्मूला होता है जैसे कि I इज इक्वल टू PRT, तो आप क्या करिएगा, आप कुछ वैल्यूज डालते हैं उसके बाद आपका आंसर आता है, लेकिन गोल सीक क्या करेगा, वो खुद आपको बताएगा कि कौन सा वैल्यूज डालने पर आप जो आंसर चाहते हैं वो आंसर आ जाएगा। तो ये गोल सीक का काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्वर की। तो सॉल्वर क्या करता है, ये थोड़ा सा गोल सीक से और एडवांस लेवल का होता है। गोल सीक से अगर आप एडवांस लेवल पे जाइएगा तो इसे हम लोग सॉल्वर कहते हैं। ये भी आपको टूल्स में मिलेगा, और वहाँ पर जब आप इसको जाइएगा तो ये आपको अननोन वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करता है। जैसे कि इसका काम होता है ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, वैल्यूज इंटर्ड। जैसे कि आप कोई वैल्यूज डालना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कितना से ऊपर डालना है। जैसे इंटरेस्ट रेट आप चाहते हैं कि माइनस में नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे कि ग्रेटर दैन 0, मतलब 0 से ऊपर आपका होना चाहिए। तो ये कंडीशन क्या हो गया, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल का। ये जब कंडीशन लगाएंगे तो ये कंडीशन आपका लगता है सॉल्वर से। ठीक है, सॉल्वर्स बेसिकली आपका जो होता है वो कंडीशंस को लिमिट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिमिट भी लगा सकते हैं कि जैसे कि आप कोई फ़ोन नंबर डालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सॉल्वर में आप कुछ कंडीशन डालते हैं कि ये जो फ़ोन नंबर है वो स्टार्टिंग में आपका 9 से ऊपर होना चाहिए, या तो स्टार्टिंग में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कंडीशन लगा दिया कि 0 नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में, तभी आपका फ़ोन नंबर एंटर होगा। तो ये आपका सॉल्वर का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लेसन नंबर 2 का जो सेशन नंबर 1 था उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया। सारे टॉपिक्स जो आपको एग्जामिनेशन में आने वाले हैं सबको समझ लिए। नेक्स्ट सेशन है लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट यूजिंग मल्टीपल वर्कबुक्स एंड लिंकिंग सेल्स। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि एक डेटा का जो वर्कशीट है उस वर्कशीट में अलग अलग सेल होते हैं। उन सारे सेल को अगर आप उन सारे सेल के डेटा को अगर आप लिंक करना चाहते हैं अलग एक सेल में, तो उसको आप क्या करेंगे, लिंक करेंगे। दूसरा काम क्या हो गया, अगर आपके पास अलग अलग वर्कशीट है उन सारे वर्कशीट का अगर आप सिंगल वर्कशीट में लिंक करना चाहेंगे तो आप उसको किस तरह से लिंक करेंगे वो भी हम लोग सेशन नंबर 2 में समझेंगे। तो स्प्रेडशीट जो है वो आपको अलाउ करता है अलग अलग सेल के डेटा को एक दूसरे वर्कशीट में यूज़ करने के लिए, उसको लिंक करने के लिए, या फिर आपके पास जो एक वर्कशीट है उसका अलग अलग वर्कशीट से आप डेटा को आप वहाँ पर लिंक कर सकते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको स्प्रेडशीट में काम करने को मिलता है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो आपका वर्कशीट जो काम कर रहे हैं आप वर्कशीट, उस वर्कशीट को आप कैसे पहचानेंगे। तो जैसे ही आप वर्कशीट को खोलते हैं तो आपको अपने वर्कशीट को पहचानने के लिए आपको
सबसे नीचे में आपको जाकर के देखना है, ठीक है। वहां पर बाय डिफॉल्ट उसका नाम शीट नंबर 1 होता है, ठीक है। अगर आप उसमें एक और ऐड करेंगे तो शीट नंबर 2 आ जाएगा। उस तरह से आप अलग अलग शीट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने डेटा को, अपने वर्कशीट को आप पहचान सकते हैं। अगर आपको एक वर्कशीट के अलावा उसमें और भी शीट को जोड़ना है तो आप किस तरह से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप वर्कशीट खोलते हैं तो आपका शीट नंबर 1 इस जगह पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिया गया है। प्लस के ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक और वर्कशीट बन जाएगा और साइड में एक प्लस का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप प्लस को क्लिक करेंगे एक और वर्कशीट आएगा, फिर आपका एक प्लस का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आप प्लस के ऑप्शन को यूज करके आप ऐड कर सकते हैं अलग अलग वर्कशीट को। और आप यहाँ से भी कर सकते हैं, होम में जाएंगे, होम में आपको इंसर्ट मेन्यू मिलेगा और वहाँ पे इंसर्ट शीट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से भी आप वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं कि हम लोग अपने वर्कशीट को किस तरह से नेम चेंज करेंगे। ये वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आपके वर्कशीट को नाम चेंज करने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो आपके पास बेसिकली 3 तरह के ऑप्शन होते हैं जिससे कि आप अपने वर्कशीट के नेम को बदल सकते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, डबल क्लिक करेंगे वर्कशीट का नाम को, जहाँ पे शीट नंबर 1 लिखा हुआ था उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पे आप अपने डिजायर्ड नेम को लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक में करने के बाद हम लोग रीनेम ऑप्शन में जा कर के आप उसे बदल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप जो भी वर्कशीट को चेंज करना चाहते हैं उसका नाम, उस वर्कशीट को सेलेक्ट करिए और उसके बाद आप उस ऑप्शन में जाइए, फॉर्मेट मेन्यू में जाइए, वहाँ पे जाने के बाद आप उसको रीनेम कर सकते हैं। तो आप टोटल 3 तरह से किसी भी वर्कशीट के नेम को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट शीट फ्रॉम डिफरेंट स्प्रेडशीट। दोस्तों अब आपका काम आता है अलग अलग शीट को अगर आप एक सिंगल शीट में लिंक करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे लिंक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग शीट के डेटा को लिंक करना, ठीक है, एक्सटर्नल शीट के डेटा को लिंक करना इंस्टेड ऑफ कॉपी। बेसिकली आपको पता होगा कि आपके एक पास मास्टर वर्कशीट है तो आप छोटे वाले वर्कशीट से कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कॉपी करना, आप चाहते हैं कि वहाँ से डेटा को हम लिंक कर दे, ठीक है। तो उस तरह से आप लिंक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो वर्कशीट होता है उसमें ऑप्शन मिलता है कि आप अलग अलग वर्कशीट को लिंक कर सकते हैं। ये क्या है, लाइव डेटा फ्रॉम अनदर स्प्रेडशीट। यानी कि अगर आपके पास मास्टर वर्कशीट है, यहाँ पे एक और वर्कशीट है, आपने इसको लिंक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चेंजेस होगा तो आपका इस डेटा में भी चेंज होने लगेगा। आपका एक और डेटा को लिंक किए, इसमें कुछ चेंज होगा तो यहाँ पर भी चेंज होने लगेगा। तो ये आपका बेसिकली ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं कि एक सिंगल डेटा में अलग अलग एम्प्लॉयज़ वर्क कर सकते हैं लिंक करके, ठीक है। तो लाइव डेटा फ्रॉम अनदर स्प्रेडशीट का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। आप इसके एक्सेस कैसे करेंगे, टूल्स ऑप्शन, openoffice.org कैल्क, वहाँ पे जाने के बाद जनरल और अपडेटिंग, यहाँ जाने के बाद आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट और चेंज अ सेल रेफरेंस, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेल को कैसे हम लोग लिंक करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि एक डेटा में आपका जो वर्कशीट होता है उसमें बहुत सारे सेल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई सेल है उसका वैल्यूज़ को अगर आप कहीं लिंक करना चाहते हैं तो आप लिंक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर डेटा फ्रॉम वन और मोर कंटीजियस सेल ऑन वर्कशीट, आप अलग अलग जो सेल है, बहुत सारे सेल के डेटा को आप एक साथ आप कर सकते हैं। डेटा कंटेंट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्कशीट, वर्कशीट में अगर आपका अलग अलग सेल है आप वहाँ से भी डेटा को आप ले सकते हैं। और डेटा ऑन द अदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक, एक सेम वर्कबुक में अलग वर्कशीट से भी डेटा को आप ले सकते हैं। तो आप बहुत सारे तरीके से आप सेल के डेटा को क्या करेंगे, एक जगह मर्ज कर सकते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, सेल रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस करेंगे कैसे, यहाँ पर आपको 2 तरीके होते हैं सेल को रेफरेंस करने का। सबसे पहला हो गया आप फॉर्मूला कर देंगे या तो आप कीबोर्ड से करेंगे यूजिंग माउस, ठीक है। फॉर्मूला से आपको कैसे करेंगे, जैसे कि आपके पास बहुत सारे सेल होते हैं, आप चाहते हैं कि
ये वाला सेल का जो डेटा है वो आपका इस सेल पे आ जाए, तो इस सेल का बेसिकली कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस को फॉर्मूला को अगर आप यहाँ डालते हैं तो ये जो डेटा यहाँ का होगा वो नेक्स्ट सेल में अपने आप कॉपी होने लगेगा, सारे चेंजेस को भी अपने आप कॉपी होने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग जो कैल्क फंक्शन को लिंक कर सकते हैं, अलग अलग जो सेल होते हैं उसके अलग अलग सेल का डेटा को दूसरे सेल में हम लोग लिंक कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से आप कैसे करेंगे दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन में आएगा। कीबोर्ड से करने के लिए आपको एक फॉर्मूला टाइप करना होगा, आपको एक तरह का एक तरीका है, आपको बेसिकली वही तरीका यूज़ करना है, तभी आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पाथ लिखना है, फाइल का नाम लिखना है, शीट का नाम लिखना है, सेल का नाम लिखना है। देखिए इसका एक फॉर्मेट है जो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताया हूँ। किस तरह से करेंगे, फाइल डॉट डॉट, उसके बाद जो फाइल का पाथ है उसको लिखिए, एंड फाइल नेम लिखिए, शीट का नेम लिखिए, सेल का नेम लिखिए। इससे आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग सेल का डेटा को आप दूसरे जगह पर लिंक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हाइपर लिंकिंग की। बहुत सारे बच्चों को हाइपर लिंक के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो दोस्तों अभी जान लीजिए। हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है, आप इसी शीट में देखिए, जो मैं आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ में आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर आपको एक लिंक मिला है जो कि www.crackmycbse.com, जो कि मेरी खुद की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सारे नोट्स, आपको IT कोड 402 को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, हिंदी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, MCQ के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पर किया है इसको कहते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का मतलब क्या हो गया, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको इससे रिलेटेड जो लिंक है वहाँ पर ये आपको लेकर के चला जाएगा, तो इसे ही हम कहते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, तो हाइपर लिंक दोस्तों हम लोग क्रिएट करते हैं बहुत अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने वेबसाइट का किया हाइपर लिंकिंग, उस तरह से अलग अलग वर्कशीट का भी हाइपर लिंक किया जा सकता है। तो हाइपर लिंक करने के लिए यहाँ पर आपका दो तरीके होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव। दोनों का डिफरेंस अभी समझ लीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके पास A नंबर का वर्कशीट है और आपके पास B नंबर का वर्कशीट है, आपने यहाँ से और एब्सोल्यूट में इसका डेटा को कर दिया है, तो जिस समय आपने लिंक किया उस समय जो आपका डेटा है वो सारा डेटा B में कॉपी हो जाएगा, सारा डेटा वर्क करेगा। लेकिन बाई चांस आप A नंबर डेटा में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका फर्क B में नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एब्सोल्यूट किया है, यानी कि A में जो आप जिस समय लिंक किए थे उस समय जो डेटा था वही डेटा B में शो करेगा। बाद में अगर आप इसमें कुछ चेंज करते हैं तो B में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वही चीज़ अगर आप रिलेटिव लिंक में करते हैं तो अगर आपके पास A नंबर का वर्कशीट है, B नंबर का वर्कशीट है, इसको लिंक कर देते हैं, तो A में अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं तो B में वो अपने आप चेंज होने लगेगा, क्योंकि ये जो आपने किया है वो आप रिलेटिव किए हैं। ठीक है, तो रिलेटिव में आपको क्या होता है, A में कुछ चेंज हो रहा था, B में चेंज हो रहा है। बेसिकली ये आपको ऑफिसेज में यूज होते हैं कि आपके जो ये एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सभी को एम्प्लॉयज़ को कुछ डेटा मिलता है, उसको लिंक कर देते हैं, कुछ चेंजेस होगा तो यहाँ मेन वर्कशीट में भी चेंज होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना है, जो कि सबसे पहला तो है कि आप लिंक को करेंगे कैसे। टूल्स में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, लोड सेव में जाएंगे और जनरल में जाएंगे। यहाँ पर आप उन सारे हाइपर लिंक को सेव कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट एंड मॉडिफाई लिंक्स यूजिंग हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स। हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स में जब जाइएगा तो वहाँ पर आपको सारे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हाइपर लिंक में जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर इंसर्ट हाइपर लिंक का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आप हाइपर लिंक को कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको एक्सटर्नल डेटा को लिंक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग वर्कबुक के डेटा को भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इंसर्ट में जाइए, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, और वहाँ पे जाने के बाद आप इसको लिंक कर सकते हैं। टूल्स ऑप्शन openoffice.org बेस डेटाबेस, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपके कुछ बेसिक फंक्शंस थे जिससे कि आप डेटा को लिंक कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है
एब्सोल्यूट जो हाइपरलिंक होता है और जो आपका बचा रिलेटिव हाइपरलिंक, ये दोनों क्या होता है इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। किस तरह से लिंक करते ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेशन नंबर 3 है आपका शेयरिंग वर्कशीट। अब देखिए हम लोगों ने सीख लिया कि लिंक कैसे करते हैं, अब जानेंगे कि वर्कशीट को शेयर कैसे करेंगे। जैसे कि आप एक कंपनी के मालिक हैं और यहाँ पर मालिक होने के बाद आपने अलग अलग बच्चों को, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को आपने डेटा बांट दिया, तो अब क्या करेंगे, एक ही डेटा में सभी लोग कैसे वर्क करेंगे, उसी को कहते हैं शेयरिंग वर्कशीट। In most offices setting, there is a shared drive where teams can store common files for everyone to use. This usually leads to citing of message. The document file is logged for editing by another user. To open a read only copy of this document click. इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारा ऑफिस सेटिंग में आपने जब कॉपी को लिंक करते हैं, तो जैसे कि आप मालिक है, आप अलग लोगों को जब डेटा बांटे तो वे लोग क्या कर सकते हैं, इस डेटा को सिर्फ देख सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को शेयर करते हैं एक दूसरे से शेयरिंग ऑप्शन में, तब आप एक दूसरे से कोलैबोरेशन में सभी कोई काम भी कर सकता है सेम डेटा पे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ बेसिकली कुछ बातों को ध्यान रखना है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउज द यूजर to share the workbook and place it in the network location where several users can access it simultaneously. In this exercise you will learn how to share the worksheet. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वर्कशीट ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप शेयर कर देंगे वर्कशीट को, ताकि एक ही वर्कशीट पे अलग अलग लोग वर्क कर सके, ठीक है, एक ही समय पर। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग किस तरह से शेयर करेंगे, ठीक है। तो टूल्स में जाइएगा, वहाँ पे शेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाने के बाद आप डेटा को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में काम आएंगे। यहाँ पे दोस्तों जो मैं अभी बता रहा हूँ ये VVI है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मान के चलिए कि एक डेटा है, ये जो कंपनी का मालिक है, यहाँ पे 2 एम्प्लॉय को डेटा बांटा गया, सेम डेटा पे आप भी कुछ काम कर रहे हैं, ये भी कुछ काम कर रहा है। तो अब कुछ कंडीशंस अराइज होते हैं, उन कंडीशंस को आप अच्छे से समझिए। मान के चलिए दोनों ने कंप्यूटर खोला और दोनों ने डेटा को कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया, बस देखा, तो बस देखा, कोई चेंजेस नहीं किया, तो तब ये लोग जब सेव करेंगे तो इजीली दोनों डेटा सेव हो जाएगा। क्यों सेव होगा, क्योंकि दोनों में कोई चेंजेस नहीं हुआ, डेटा में इजीली सेव हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन समझिए कि मान के चलिए अगर वही डेटा को 2 लोग बांट रहे हैं और इसने एज को 10 लिख दिया और इसने एज को यहाँ पर 12 लिख दिया, तो अब क्या हो गया, एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। अब वर्कबुक ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो डेटा है उसमें हमको 10 सेव करना है या 12 सेव करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कंडीशन में आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप लोग दोनों आपस में सुलह करिए कि ये जो 10 सही है या 12 सही है, दोनों आपस में डिसाइड कर लीजिए। तो मान के चलिए ए नंबर वाला चाहता है कि हम डिसाइड करेंगे, तो बी वाला के पास लॉक हो जाएगा डेटा और ए वाला कन्फ्लिक्ट को सुधार करके सेव कर सकता है। वहीं अगर बी वाला चाहता है कि हम कन्फ्लिक्ट को सुधारें, तो ए वाला के पास डेटा लॉक हो जाएगा और बी वाला उस डेटा को सेव कर सकता है 10 या 12 जो भी सही लगता है उसको करके। तो यहाँ पे समझे हम लोगों ने कि पहला तो कंडीशन हुआ कि जब उनमें कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुआ, जब उन लोगों ने किसी तरह का कोई चेंजेस ही नहीं किया, तो आसानी से वो सेव हो जाएगा। अगर कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो क्या होगा, दोनों में से किसी एक आदमी को कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ेगा और जब रिजॉल्व होगा तभी वो सेव होगा, ठीक है। जब तक पहला आदमी रिजॉल्व कर रहा है तब तक दूसरा आदमी को क्या मैसेज मिलेगा कि ये जो डेटा है प्रोग्रेस में है, उनको मैसेज मिलेगा मर्ज इन प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या हो गया कि डेटा पे वर्क चल रहा है, ए वाला कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहा है, तो बी वाले को यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और जब सब कुछ हो जाएगा तब वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो 3 कन्फ्लिक्ट मैंने आपको बता दिया, या तो कन्फ्लिक्ट कोई भी अराइज नहीं होगा,
या फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो दोनों में से कौन सॉल्व करेगा, ये बात डिसाइड करना पड़ेगा। दोस्तों आपको एक और फंक्शन यहाँ पे मिलता है जो कि कैल्क फंक्शन मिलता है। कैल्क फंक्शन क्या करता है कि अगर आप कैल्क फंक्शन को यूज़ करते हैं तो वो आपको बताता है कि जो आपने डेटा को चेंज किया, जो आपने अभी तक डेटा को चेंज किया, तो पुराने वाले ओरिजिनल डेटा में से अभी तक क्या क्या चेंज हुआ, उन सारे डेटा को जो लिस्ट बनेगा वो आपको कैल्क फंक्शन ट्रैक करके बताएगा कि अभी तक किसने क्या चेंज किया, कितने बजे किया, कितने क्या क्या चेंजेस हुआ उसमें डेटा में, वो सारा चीज़ आपको कैल्क बता देगा। ठीक है, उस चीज़ को आप हटा भी सकते हैं, वो आपका हटेगा एडिट चेंजेस रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार, वहाँ से आप इसे हटा सकते हैं। जैसे कि कोई बंदा 10 को 12 कर दिया है तो ये आपको बता देगा कि बंदा नंबर जो ए है, बी है, सी है, उसने 10 को 12 किया है, इस तारीख को डेटा में चेंज किया है। तो ये फंक्शन आप कैल्क फंक्शन में जा करके आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और वो आपको एक तरह का कमेंट्स में बताएगा कि ये डेटा यहाँ से ये चेंज हुआ है और इसने चेंज किया है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा कि यहाँ लिखा गया है सेल B4 चेंज्ड फ्रॉम 9 to 4, मतलब सेल नंबर B4 है, वहाँ पे 9 का वैल्यू चेंज करके 4 कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि जो ऑथर है, जो मालिक है, वो देख करके समझ लेंगे कि ये जो बंदा है इसने ये चेंजेस किया। अब देखिए बात आता है कि अगर ये जो चेंजेस है वो चेंजेस अगर उनको पसंद आता है, अगर वो चेंजेस जेन्युइन लगता है तो उसे या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो वो उसे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, कंपनी के मालिक ने अलग अलग डेटा दिया, जब उन्होंने चेंज किया तो वो कैल्क में जाएंगे, चेक करेंगे, अच्छा ये डेटा चेंज हुआ है, अगर पसंद आएगा तो वे एक्सेप्ट करेंगे, पसंद नहीं आएगा तो उसे वो रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से वे सारे डेटा में ये लोग वर्क करते हैं। दोस्तों लास्ट टॉपिक अब आपका बचा है। अच्छा, यहाँ पे एक टॉपिक और छूट रहा है जो कि है कंपेयर डॉक्यूमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि जो मेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आप जो नया डॉक्यूमेंट है उसको कंपेयर कर सकते हैं कि अभी तक क्या क्या चेंजेस हुआ है। उन सारे चेंजेस को आप एक साथ एक जगह पर आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। इजी टॉपिक है दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्रोज क्या होता है, ये एक सीक्वेंस ऑफ कमांड है, की स्ट्रोक्स है दैट आर स्टोर फॉर लेटर यूज। यानी कि आप क्या करते हैं, पहले से जो कीबोर्ड में की स्ट्रोक्स है आपने उसको फिक्स कर दिया कि अगर मैं F2 दबाऊंगा तो ये फंक्शन काम करना चाहिए, अगर मैं F11 दबाऊंगा तो ये फंक्शन काम करना चाहिए, अगर मैं Z दबाऊंगा 2 बार, उस तरह से। तो की स्ट्रोक्स को अगर आपने पहले से सेट करके रखा है कि मुझे क्या दबाने से क्या फंक्शन एक्टिवेट हो जाए, तो इसे ही हम कहेंगे मैक्रोज। इससे क्या होता है, काम आसान हो जाता है। इसे आप कैसे करेंगे, टूल्स में जाएंगे,